नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है दर्शकों। आज हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर रहमान मुसव्विर, जो कि जामिया मिलिया में प्रोफेसर हैं। हम इनका सबसे पहले स्वागत करेंगे और फिर जानेंगे लिटरेचर में इनका सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम में हमारे स्टूडियो में। आपने वक्त निकाला, ये बहुत ही अच्छी बात है, तो मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ आए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, मुझे आकर स्टूडियो में आपके साथ बात करते हुए खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो हम सबसे पहले अपने जो व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको ये बताएंगे कि इनके बारे में हम जानेंगे। ये एक पोइट भी हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और हिंदी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका ये सफ़र, यानी कि आपका सफ़र ये कैसे शुरू हुआ साहित्य में। बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि शायद कोई ऐसा बिंदु होता नहीं है जहाँ हम ये कह दें कि यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है। जहाँ तक कविता और शायरी का ताल्लुक़ है कि उसके अंकुर कैसे पड़ गए, तो ये तो बचपन से था। बचपन में ही कुछ ऐसा माहौल मुझे मिला, मेरे चारों तरफ एक सांस्कृतिक माहौल, एक साहित्यिक माहौल था कि जिससे प्रेरित होकर के मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, शेर लिखने शुरू कर दिए। हालांकि उस वक्त तक नहीं पता था कि गज़ल क्या होती है और गीत क्या होते हैं, लेकिन जो भाव थे और जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा था, हाँ उतनी समझ थी कि दोहा ऐसे होता है, गीत ऐसे होता है, ये गज़ल होती है, तो उसके फॉर्म की जानकारी मुझे हो गई थी पढ़ते हुए, तो वो मैं कहने की कोशिश करता था। तो यहाँ से जो है वो एक तरह का सफ़र शुरू होता है, और ख़ास तौर से ये लिखने का सफ़र से पहले गाने का सफ़र शुरू होता है मेरा। कि मैं गाया करता था और लोग ये कहते थे कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। हालांकि वो माशाल्लाह आपकी आवाज़ है ही इतनी। हाँ, मगर पता नहीं अब वो पीछे छूट गया, अब मुझे कोई लय और सुर का कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बचपन में जिस तरह गाते हैं, सब बच्चे स्कूल में गाते हैं, तो मैं गाता था और अच्छा गा, जज्बा, एक शौक, एक जो शौक़ होता है और एक अच्छी आवाज़ होती है, वो सब था। और बड़ी रोचक बात मैं बताऊं कि स्कूल में तो गाते ही थे। स्कूल के अलावा जो यहाँ उल्लेखनीय बात है कि वो ये है कि मैं रामलीला में गाता था। मेरे यहाँ रामलीला होती थी, और रामलीला के जो स्टेज, जब एक सीन से दूसरा सीन होता है और ख़ाली जो होता है बीच में जगह, फिलर जो होता है, तो वहाँ पर ये होता है। गाँव में मैं गाँव से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर जो लोग स्थानीय कलाकार होते हैं तो वो गाना गाते हैं आकर के, वो फिल्मी हो कुछ भी हो उस तरह के। तो मैं गज़लें गाया करता था, मुझे कुछ गज़लें याद थी, तो वहाँ डिमांड भी होती थी कि उनको बुलाइए भैया। तो बहरहाल हम वहाँ गाते थे, लोग पैसे देते थे इनाम में, और वो पैसे हम रामलीला कमेटी को दे दिया करते थे। तो अच्छा। हाँ, तो यहाँ ये इस तरह से एक स्टेज का और लोगों के बीच करने का सफ़र शुरू हुआ। फिर हमारे यहाँ मुशायरा मुनक़िद हुआ, हमें नहीं पता था मुशायरा क्या होता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि आपने ये जो रामलीला से शुरुआत की, गाने की, खास करके अपने कविताओं की कहें या मुशायरों की शुरुआत की, और लोगों से रूबरू आप हुए, और वो भी जो रामलीला देखने के लिए आते थे और उनको रामलीला में शायरी मतलब सुनाते थे आप, मतलब गा करके तरन्नुम में। तो ये कौन सा गाँव था, ये कौन सा शहर? हाँ, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िला है। वहाँ पर सहारनपुर से 8 किलोमीटर दूरी पर देहरादून जाते हुए एक गांव पड़ता है कैलाशपुर। तो वो मेरे जन्मभूमि है समझिए। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, वहीं मैंने अपनी प्रारंभिक तालीम हासिल की, और ये मुस्लिम बहुल गांव है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ का जो सांस्कृतिक माहौल है वो पूरा, यानी जो हिंदुस्तान की मिलीजुली संस्कृति है, जो तहजीब जिसे हम कह सकते हैं, उसकी पूरी वो नुमाइंदगी करता था गांव। और अब ये तहजीब तो पूरे मुल्क में से गायब हो रही है धीरे धीरे, तो अब चीज़ों को दूसरी तरह देखा जा रहा है। लेकिन जिस समय हमारा वो बचपन था, वो तो अब वो गांव, मैंने बताया मुस्लिम बहुल है, वहाँ मुसलमान ज़्यादा, उसके बावजूद वहाँ रामलीला होती थी।
और मुसलमान उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, रोल भी करते थे, चंदा देते थे, नहीं रोल तो नहीं करते थे, चंदा देते थे, शाम को आके बैठ के देखते थे दर्शकों के साथ, और हर वर्ग के, अमीर भी, गरीब भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, सब वो उसको देखते थे। तो ये वजह थी कि जब सब मिलजुल के, वो एक सांस्कृतिक उत्सव था, वो धार्मिक उत्सव नहीं था वहाँ पर। तो यानी आप देखिए कि ये हमारे देश की एक झलक भी मिलती है कि हम किस तरह मिलजुल कर रहते आए हैं। तो जो आजकल जो हो रहा है ये दरअसल सच नहीं है, सच वही है जो हमने जिया है। बिल्कुल, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जी जी, तो वो मिली जुली। तो अब आप देखिए कि रामलीला का स्टेज और वहाँ गज़ल सुनाई जा रही है और वहाँ कव्वाली, तो ये अपने आप में, तो मैं उस गांव में वहाँ शुरू हुआ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ मुशायरा हुआ। तो मुशायरा तो मुझे पता भी नहीं था, मतलब बचपन है कि क्या होता है। हम सोचते थे, कव्वाली हमने ज़रूर सुनी थी क्योंकि वहाँ मज़ार है, तो वहाँ उर्स होता था और उर्स में कव्वालियाँ होती थी। तो एक तरफ रामलीला हो रही है, एक तरफ उर्स हो रहा है, वहाँ कव्वालियाँ हो रही हैं। तो मतलब वो समय ही बहुत खूबसूरत था, मतलब बहुत खूबसूरत। अच्छा, उस समय में हमारी परवरिश हुई है, तो हमारा जो मानसिक बनावट और बुनावट है वो उस समय की है, वो इस तरह से तरतीब पाई है। तो मुशायरा तो हम बड़े उत्साहित, पता नहीं क्या, तो मुशायरा हम सुनने के लिए कि स्टेज लगा हुआ है, लोग आ गए हैं, शायर आए हैं, और वहाँ एक शायर आता है और पढ़ता है, दूसरा शायर आता है, तो हमें पता चला अच्छा ये मुशायरा होता है। ठीक है, तो अगली बार हुआ तो हमने वहाँ नात पढ़ी और फिर पता चला कि ये शायर ख़ुद लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो फिर अब वो कहीं अंकुर रहा होगा अंदर, तो हमने फिर लिखना शुरू कर दिया और तुकबंदियाँ मिलानी। और फिर तो यानी कि उस माहौल को देखते हुए, उस माहौल में रहते हुए, उस जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको आपने धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया और उस पर चल कर आए। हाँ, वो पता भी नहीं चला कि कब हमारे अंदर आ गया। वो अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि वो हमारे अंदर हुआ। हम उसको जीते रहे, वो हमारे अंदर जीता रहा, इस तरह से। यानी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो हम ये अब जानेंगे, अब तक आपकी कितनी किताबें शायरी की अभी कोई किताब नहीं आई है। और जो हम चूँकि पढ़ने पढ़ाने का हमारा काम है, तो वहाँ लिखना पढ़ना रहता है, तो कई सारी किताबें आई हैं, कुछ अनुवाद आई हैं, तो उनका चर्चा मेरे ख्याल से इधर शायरी पर रखें तो आप ज़्यादा बेहतर है। वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग एकेडमिक चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा। फिर वो बहस दूसरी मुड़ जाएगी, तो उनको रहने दीजिए। हम सिर्फ जो है शायरी तक इसको महदूद रखते हैं, जो एक ये है। तो साहित्य देश के लिए कितना ज़रूरी है आज की जो साइंस की दुनिया है, आपको क्या लगता है? साहित्य तो हमेशा जो है वो ज़रूरी रहा है, और कितना का तो सवाल ही नहीं होता कि 10% चाहिए, 20% चाहिए। जब हम कितना कहेंगे ना, तो इसकी क्वांटिटी हो जाती है। तो साहित्य को हम उस तरह से नहीं नाप सकते। ज़िंदगी को हमेशा ज़रूरत थी दुनिया को साहित्य की, क्योंकि साहित्य आपको इंसान बनाता है। जी, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और नहीं, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, सिर्फ देश के लिए नहीं ज़रूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके चिंतन के दरवाज़े खोलता है, आपको नई तरह से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो अब साइंस है, साइंस बहुत ज़रूरी है। जो ज़िंदगी की जो सुविधाएं हैं, है ना, वो साइंस हमें दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है ना। तो साइंस से हमें सुविधाएं मिली, हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, लेकिन उस ज़िंदगी को जीने का सलीक़ा, और ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि हम सुबह उठे, खाना खाया, काम पे चले गए, आ गए और हम सांस ले रहे हैं। ज़िंदगी जो है वो कुछ और चीज़ है, जिसमें जो आप शऊर की बात कर रहे हैं, है ना। ज़िंदगी वो भी है कि जिएं और जीने दें। तो जिए और जीने दे का सलीक़ा साहित्य देता है, बिल्कुल देता है। विजन है ना। तो हम जहाँ हैं, सिर्फ हम नहीं हैं, वहाँ और भी हैं। ये तो इसलिए साहित्य तो हमेशा ज़रूरी था, ज़रूरी है और ज़रूरी रहेगा। जी, बहुत ज़रूरी है साहित्य। डॉक्टर रहमान साहब से बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने हिंदी उर्दू दोनों में इन्होंने लिखा है, इनका काम है, तो आप किसे पसंद करते हैं, जबकि ये दोनों बहनें हैं? मैं दोनों बहनों को पसंद करता हूँ। वाह। तो अब ये कहें कि एक बहन मुझे पसंद है और एक नहीं है,
तो वो दोनों ही बहनें पसंद हैं। जी। और दोनों खूबसूरत हैं जी, बहुत दोनों सलीक़ेमंद हैं, बिल्कुल। दोनों में आकर्षण है। तो अब बताइए मैं किसे छोड़ूं? तो दोनों ही। जी। तो कुछ शेर आपको याद आया? नहीं, शेर बहुत याद आए। शेर, सवाल ये है कि क्या, खैर मैं वो पहले शेर सुनाता हूँ जो पहचान है। कभी बाहर नहीं आती, सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। तो और मेरे ख्याल से काफ़ी है। जी। जी, नया साहित्य और आजकल का जो साहित्य आ रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, साहित्य क्या है कि साहित्य जो है वो किसी एक विजनरी आदमी का विज़न होता है जो वो समाज को जैसा देखना चाहता है। एग्जैक्टली। ठीक है ना? प्रैक्टिकल। तो ये जो कहा जाता है कि जो साहित्य जो है वो दिखाता है जो समाज में है, नहीं, बिल्कुल नहीं। साहित्य वो नहीं दिखा रहा जो समाज में है, बल्कि साहित्य समाज को एक नया सपना देता है कि समाज ये होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे सामने की चीज़ है। दरअसल वो हमारे सामने की और हमारे समाज की चीज़ों को उठाकर उनको वो एनालाइज करता है और फिर कुछ सवाल छोड़ता है। वो सवाल छोड़ता है ऐसे कि जिससे एक नए समाज का निर्माण हो, एक नए मुस्तकबिल का निर्माण हो, और ऐसा चाहिए हमें। वो ये साहित्य करता है और हर समय का साहित्य करता है। वो आज का साहित्य भी कर रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि उर्दू जो है, उर्दू लैंग्वेज जो उसको उर्दू में ही लिखना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग उसको देवनागरी में लिखते हैं या रोमन में, इस तरह लिखते हैं। तो आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, लिखने को तो आप कुछ भी किसी भी लिपि में लिख लीजिए। कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हर ज़बान, जैसे किसी समाज की संस्कृति होती है, देश की संस्कृति होती है, ऐसे ही ज़बान की भी एक संस्कृति होती है। बिल्कुल। ज़बान का भी एक लिबास होता है। तो अब आप ये कहें कि हिंदी को अब आप जो हैं वो रोमन में लिखने लगी है, आपको कैसा लगेगा? बहुत ही अजीब लगेगा। फिर आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। तो उर्दू को सब कुछ, हाँ, है ना। तो फिर या आप ये कहें इसके बरक्स कि आप हिंदी को अब अरबी लिपि में लिखने लगी हैं, वो भी ऑकवर्ड होगा। तो फिर ये क्यों आग्रह है कि उर्दू को जो है वो नागरी लिपि में लिखने लगी? आप लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ये आग्रह तो उसकी लिपि को बचाना चाहिए। क्योंकि जो संस्कार हैं उस ज़बान के, जो उसकी तहजीब है और जो उसकी रूह है, वो उसके रस्मुल ख़त के साथ है। कोई अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्दू से तो मोहब्बत करते हैं मगर उसके रस्मुल ख़त को नहीं सीखना चाहते, और ये चाहते हैं कि ये जो है नागरी लिपि में आ जाए। जैसे हिंदी लिपि कहते हैं, हिंदी नहीं, नागरी लिपि है वो, तो नागरी लिपि में आ जाए वो। तो ये नाइंसाफ़ी है। आपको मोहब्बत अगर उर्दू से है और आपको इतनी शीरीं ज़बान लगती है तो आप उसको सीखिए ना। अच्छा, ये बताइए, देखिए कितना इजी हो गया। आप बहुत आसान है पहले के मुकाबले। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए कि जब आप फ्रेंच सीखते हैं, क्या आप नागरी में लिखते हैं? नहीं। क्या आप जापानी सीखते हैं, आप रशियन सीखते हैं, आप कोई भी भाषा, फ्रेंच सीखते हैं, बिल्कुल रशियन, हाँ। आप अगर भारतीय भाषा सीखते हैं कि मुझे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कुछ सीखनी है, तो उनकी लिपि में से सीखेंगे। आप हिंदी में लिखें। तो उर्दू से आपको क्या बैर है भाई कि नहीं हम इसकी लिपि जो है वो देवनागरी करेंगे और नहीं? ये ज़्यादती है। ये ज़्यादती भी है और संकीर्णता भी है और कहीं कहीं सांप्रदायिक दृष्टि भी इसमें है। तो साहित्य में देश निर्माण का क्या योगदान देखते हैं? देखिए, योगदान साहित्य का डायरेक्ट दिखाई नहीं देता। ओके। हैं? मैंने कहा कि हम तलवारें उठाएं और चल दें और हम ये नहीं है। साहित्य बहुत ही आहिस्तगी के साथ देश के नागरिकों को अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में लेके जाता है। तो
तो जब नागरिक अच्छे बनेंगे, सोच अच्छी होगी, तो देश अच्छा बनेगा। तो इस तरह वो निर्माण में काम करती है। उसके अब उसी में आप जो हैं नफ़रत के गीत पैदा कीजिए, तो नफ़रत के गीत अपने बच्चों को याद कराइए, तो वो नफ़रत लेकर के पैदा होंगे और नफ़रत का समाज बनाएंगे और नफ़रत की बुनियाद पर देश टिका होगा। वहीं आप साहित्य की जो बात कर रहे हैं, वहीं आप प्रेम के, सद्भाव के, है ना, सद्भाव के, भाईचारे की बातें जो हैं वो गीत, गज़ल, कविता, कहानी, उपन्यास, जो भी विधाएं हैं उनके माध्यम से आप लाइए, तो जो नागरिक तैयार होंगे वो उसी दृष्टि के होंगे, तो फिर देश वैसा ही बनेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल लर्न होता है, बिल्कुल बचपन से ही ये संस्कार है। लैंग्वेजों से आपके संस्कार आते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनते हैं। तो नए साहित्यकारों को आप क्या सलाह देंगे? नहीं, कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये अक्सर इंटरव्यू में सवाल जो पूछे जाते हैं कि क्या सलाह देंगे, सलाह कुछ नहीं है, नए और पुराने कुछ नहीं, नई जनरेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए, अगर कोई पुराना है, अब मुझे नहीं पता मैं नया हूँ कि पुराना हूँ या कैसा हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब कोई साहित्य में कदम रखता है, कोई नया सर्जक, कोई रचनाकार, उसके पास अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उसके पास अपने मूल्य होते हैं, उसके पास अपनी दृष्टि होती है, उसके पास अपने सपने होते हैं, तो वो उनको लेके चलता है। बस ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो इस देश की आत्मा के साथ चलिए। इस देश के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से ये हमें मिला है, हाँ, नहीं, लोकतांत्रिक, मैं ख़ास तौर से ज़ोर दे रहा हूँ इस बात पर कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो हमारे रचनाकारों के हाथ से नहीं छूटने चाहिए, वो आने चाहिए। आप किसी भी विधा में, आप प्रेम गीत लिखिए, आप देशभक्ति का लिखिए, आप व्यंग कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप मनुष्य के अंदरून की बात कीजिए या बाहर की बात कीजिए, आपके यहाँ वो बहुत ही बुना हुआ जो कुछ है, यानी वो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं हमारे इस देश के, वो और यहाँ की जो संस्कृति है, जो मिली जुली है, जिसका कोई एक रंग नहीं है, उसको मजबूती से पकड़ के रखें। बस फिर वो अपना काम करते रहें जैसा भी कर रहे हैं, मतलब उसी दायरे में रहें, उसको आगे बढ़ाते जाएं, उसको आगे बढ़ाते जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, डॉक्टर रहमान से हम बातचीत कर रहे हैं, तो अब हम उनकी शायरी या उनका कोई ऐसा गीत हो जो वो हमें सुनाए चलते चलते। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है, मैं बाहर से उचक कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है, बदन में चुभ रही है तेज़ बारिश, नदी का ज़ख्म गहरा हो रहा वाह है, वाह वाह वाह, नए के फ़िक्र में हम घुल रहे हैं, नए की फ़िक्र में हम घुल रहे हैं, नया हर पल पुराना हो रहा है, नया हर पल पुराना हो रहा है, रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ, आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, मैं भी खामोश लौट आता हूँ, मैं भी खामोश लौट आता हूँ, मेरे कमरे में सिर्फ़ कागज़ हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ, मेरे कमरे में सिर्फ़ कागज़ हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। और कुछ और शेर सुनाता हूँ आपको कि ज़रूर। हाँ, पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं, हम इधर धूप में खड़े हुए हैं, पेड़ छत पर कटे पड़े हुए हैं, हम इधर धूप में खड़े हुए हैं, जुमला फेंका था तुमने मेरी तरफ, उसके नाखून अभी गड़े हुए हैं, मैं कभी का भुला चुका उसको, आप जिस बात पर अड़े हुए हैं, मैं कभी का भुला चुका उसको, आप जिस बात पर अड़े हुए हैं, छोटे छोटे दुखों को भूल गए, ये बड़े इस तरह बड़े हुए हैं, ये बड़े इस तरह बड़े हुए हैं। और ये देखिए कि खुदा से खौफ खाने लग गए हो, खुदा से खौफ खाने लग गए हो, तो क्या तुम भी ठिकाने लग गए हो, कभी क्या इश्क फरमाया है तुमने, कभी क्या इश्क फरमाया है तुमने, कि बस खाने कमाने लग गए हो।
कि बस खाने कमाने लग गए हो। कोई गम अंदर अंदर खा रहा है जो तुम नाखून चबाने लग गए हो। वाह, कोई गम अंदर अंदर खा रहा खाने है, लगा है। कोई गम अंदर अंदर खा रहा है जो तुम नाखून चबाने लग गए हो। अभी तो और भी उधड़ेगी बखिया, अभी से उठ के जाने लग गए हो। तुम्हें रखा था अपने दिल में और तुम्हें रखा था अपने दिल में और तुम हमारा दिल दुखाने लग गए हो, हमारा दिल दुखाने लग गए हो। तुम्हें हिज्जे नहीं आते वफ़ा के, तुम्हें हिज्जे नहीं आते वफ़ा के गीत गाने लग गए हो। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान साहब यहाँ पर आने का।